हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुष नॉलेज हाउस। तो कल हम लोगों ने बात की थी कम्युनिकेशन की, वो हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया था और आज इसके आगे हम बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। देखते हैं इसको, शिक्षण के सिद्धांत। देखिए, शिक्षण को सफल बनाने के लिए हमें कुछ नीतियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बच्चे को हम अपनी टीचिंग को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें उसको सफल बना सकते हैं। कैसे? उसके जो शिक्षण विधि हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ क्या नाम है, नीतियों पर, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जो सिद्धांत दिए गए हैं वो इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग। शिक्षण के सिद्धांत: क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। बच्चों में हमें करके सीखने की आदत डालनी है। उसका सिद्धांत है कि बच्चे को हमें कैसे बनाना है, क्रियाशील बनाना है ना, क्योंकि एक्टिव बनाना है, अपने आप से खुद करके सीखे। जैसे बताया गया था लर्निंग बाय डूइंग, कि खुद करके सीखो, अपने आप से चीज़ों को करो, समझो उसको, और खुद जितना ज़्यादा खुद अपने आप से करोगे चीज़ों को, उतना ही तुम्हारा ज्ञान कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, है ना। तो जैसे स्कूल में होता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता रख दी, निबंध रख दिया, ऐसे मतलब इस टाइप से कोई भी चीज़ें रख दी, और या कोई खेल का आयोजन कर दिया गया, है ना। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, खेल खेल में भी खुद अपने आप से सीखते हैं, एक्टिविटी खुद करते हैं, खुद से एक्टिविटी करना। जैसे कल मुझे आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है, बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाना है मुझे, छोटे बच्चों को, तो मैंने बच्चों से बोल दिया कि कल ऐसा करना, तो एक ट्री पे मुझे पढ़ाना है, ठीक है, वृक्ष के बारे में मुझे पढ़ाना है। तो मैं ऐसे कहूँगी, बच्चों से कहूँगी कि कल तुम ऐसा करना कि एक पिक्चर बना के लाओगे ट्री की, और उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लावर या लीफ वगैरह जो भी हैं, वो उनको बना के लेके आओगे। तो बच्चा क्या होगा, उससे एक्टिव होगा। फिर जब क्लास में नेक्स्ट डे आएगा तो मैं उसको बोलूँगी किन किन बच्चों ने बनाया, वो दिखाएंगे कि मैम हमने ये ट्री बनाया है, या हमने ये फ्लावर बनाया है, या हमने फ्रूट बनाया है। तो हम उसको ट्री का जो चैप्टर है उसको पढ़ाना हमारे लिए कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और बच्चे भी खुद अपने आप से एक्टिव रहेंगे, करके सीख रहे हैं। वो अगर पिक्चर बना के लाए हैं तो क्या कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं इतने कि उन्हें पता है कि ट्री में ये फ्रूट भी होते हैं, और फ्लावर भी होते हैं, और लीव्स भी होती हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या हो रहे हैं, बच्चे खुद ब खुद एक्टिव हो रहे हैं, और हम क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारी टीचिंग कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। फिर है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत से यही है कि बच्चों को मोटिवेट करना। बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें ताजमहल पर पढ़ाना है, हमें ताजमहल के बारे में बताना है बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, ताजमहल तो हम नहीं लेके जा सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई पिक्चर उनको दिखाएंगे, या कोई मॉडल स्टेप्स से दिखाएंगे उन्हें कि ये इस तरह से ताजमहल है, और इसके बारे में हम उसको बताएंगे। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी इसमें होगा, मोटिवेट भी होंगे बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। फिर रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत भी है कि बच्चों में इंटरेस्ट आए, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसमें उन्हें इंटरेस्ट आना चाहिए। हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, है ना। पाठ का जो उद्देश्य है, जो पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो इसी बेस पर बनाए जाते हैं, जो चैप्टर बनाए जाते हैं वो इसी बेस पर बनाए जाते हैं कि बच्चे उसके अकॉर्डिंग सीखें। तो उससे क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट आता है। फिर जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। ऐसी टीचिंग करनी चाहिए जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी हो। जीवन मतलब हम जो डेली लाइफ में, डेली यूज़ में उन चीज़ों को यूज़ कर सकें, उनका कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में भी उसका रिलेट हो पाए, है ना। फिर है चयन का सिद्धांत। देखिए, अब है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत यही है कि टीचर को ऐसी पाठ्य वस्तु को चूज़ करना चाहिए जो उसके अकॉर्डिंग हो, जो उसमें उसका ज्ञान कैसा हो, स्थायी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसने सिखा रखा हो, तभी बच्चों को सिखा पाएगा, और वैसा ही ज्ञान क्या होगा, बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, है ना। बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, और बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। अगर टीचर हमारा अच्छा है तभी तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। तो यही है चयन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब यही है कि प्लानिंग करना। टीचर को पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। जो भी पाठ्य योजना अगर पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी लेसन या चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको प्लानिंग करना चाहिए कि हमें कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना होगा, क्या उसके एम होंगे, क्या उसका कंटेंट होगा, मतलब पूरा, मतलब हमें सब कुछ पहले से ही प्लान करना होता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बीएड या बीटीसी या जो भी करा है आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है, पहले से एक टीचिंग प्लानिंग वो होता है ना, तो लेसन प्लानिंग वाली जो उसमें क्या होता है, चैप्टर पहले से ही बना दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्या करना होता है, टीचिंग करनी होती है ना।
तो ये हो गया न्यूटन का सिद्धांत। फिर है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता से मतलब इंडिविजुअल, हर बच्चे पर हमें फोकस करना है। ये नहीं हम क्लास में गए और पढ़ा के चले आए, हमें नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें हर बच्चे पर फोकस करना होगा कि बच्चा कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का, अगर मंदबुद्धि है या वह अच्छा बच्चा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाना होगा। या कोई बच्चा दृष्टिहीन है, मतलब थोड़ा सा नहीं देख पा रहा, उसकी विजुअलिटी कम है, तो हमें उसका क्या करना होगा, उसको आगे बिठाना होगा, है ना, जिससे वो ब्लैक बोर्ड उसको क्लियर दिखाई दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि बच्चा किस कैटेगरी का है, कैसा है। मंदबुद्धि बच्चा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा उसके चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि वह सही से टाइम से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। फिर है मनोरंजन का सिद्धांत। बच्चों को खेल खेल में सिखाना भी आना चाहिए। जैसे अगर कुछ ये नहीं है कि हम सीधे खाली क्या करें, इस पर ही टीचिंग पर ही हमारा फोकस है और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली हमने जो हमें सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया और छुट्टी हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को मनोरंजन समय समय पर एक्टिविटी भी करवाते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने के लिए प्रेरित हों। भाई एक बच्चा अगर सुबह से 7-8 घंटे अगर खाली आके बैठ के और पढ़ता ही रहेगा तो उसका माइंड कैसा होगा, एकदम बेकार हो जाएगा। मतलब वो अब कहेगा कि हम मुझ में कोई भी कैपेसिटी नहीं है, लास्ट के जो पीरियड होंगे उसको भी अच्छे से वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए मनोरंजन भी एक पीरियड ऐसे भी होने चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिविटी करें, है ना। फिर आवर्ती और अभ्यास का सिद्धांत। आवर्ती और अभ्यास से यही है कि आवर्ती रिवीजन, मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस बार-बार बच्चे से जो भी हमने पढ़ाया है बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिससे उनका ज्ञान कैसा हो जाए, स्थायी हो जाए। चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट इस बात के लिए कहें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दोहराएं चीज़ों को। या क्लास में हमने आज जो चैप्टर पढ़ाया उसके विषय में कल हम आप लोगों से सुनेंगे कि आपने क्या क्या सीखा उसमें से। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। या क्वेश्चन पूछ लीजिए। फिर है ये पुनर्वलन का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि हमें बच्चों को स्टिमुलस देना है। जैसे आपने पढ़ा था स्किनर का सिद्धांत, तो क्या था, स्टिमुलस देना, बच्चों को पुनर्वलन देना। तो यही है कि क्या नाम है, हमें पुरस्कार देना चाहिए बच्चे को। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको पुरस्कार देंगे, है ना। तो पुनर्वलन 2 तरीके से भी हो सकता है, पुरस्कार देके या दंड देके। दंड की प्रक्रिया भी हो सकती है ना। तो पुरस्कार या प्रशंसा, उसके अच्छा हमने अच्छा कह दिया, ओके वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, कल और अच्छा करेंगे हम, आप और अच्छा करेंगे, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। दंड देना है, दंड की प्रोसेस बहुत कम अपनानी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा अगर हमें लगे तभी दंड की प्रोसेस अपनानी चाहिए, अदरवाइज नहीं अपनानी चाहिए, है ना। तो ये तो हो गए हमारे सिद्धांत। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखते हैं इसमें शिक्षण के सूत्र। तो इसमें फर्स्ट है सरल से जटिल की ओर। मीन्स क्या करना चाहिए हमें कि जैसे सरल, पहले हमें वस्तुओं को, जैसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, वैसे सरल चीज़ों का ज्ञान करवाना चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे क्लासेस में क्या होता है, पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, नंबर सिखाए जाते हैं और सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सिखाई जाती है। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, फिर जटिल की ओर जाते हैं। जैसे आप अपने छोटी कक्षा के देखिएगा तो फिर इसमें क्या लगेगा आपको, वो ईजी लगेगा, क्योंकि सिलेबस इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसी के हिसाब से सिलेबस आगे कठिन होता चला जाता है। तो क्या है, सरल से जटिल की ओर। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से जो चीज़ें हमें, जिन चीज़ों का हमें ज्ञान है उसी से हम किसको जोड़ेंगे, अज्ञात को जोड़ेंगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को हमें भूगोल पढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, बच्चों को मिट्टी का ज्ञान है, पानी का ज्ञान है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का उनको ज्ञान है। तो हम उसी से कोरिलेट करते हुए अज्ञात की ओर चलेंगे, उसी से आगे मतलब पढ़ते हुए उसी को आगे ले जाके हम उसको कि फसल कैसे होती है, उसकी पैदावार कैसे होती है, तो उस सब चीज़ों की जानकारी हम उसको देंगे। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यही है कि अगर हम बच्चों को भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम पहाड़ों का, नदियों का, झीलों का, तो या तो हम उनको दिखाएं, उन्हें ले जाके दिखाएं। अगर संभव नहीं है तो क्या करेंगे, उन्हें चित्र बनाकर समझा सकते हैं उसे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर उसको बारीकी से उसका ज्ञान करवा सकते हैं, ठीक है। फिर पूर्ण से अंश की ओर।
पूर्ण से अंश की ओर से यही मतलब है कि बच्चा 6 साल का बच्चा है, अगर वो अपने मोहल्ले में रहता है तो उसी को पूर्ण मान लेता है कि यही मेरा समाज है, यही मेरी सोसाइटी है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब वो 12 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, आगे की अवस्था में पहुंचता है, तब वो समझता है कि ये खाली मोहल्ला ही मेरा अपना नहीं है, पूरा ये प्रांत जो है वो मेरा अपना है ना। तो ये हो गया पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए इसमें है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने दिख रहा है, तो हम बच्चे के सामने ऐसा एग्जाम्पल रखेंगे जो उसको दिखाई दे रहा है, और उसी से जो अप्रत्यक्ष चीज़ें जो उसके अंदर की चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, फिर समझाएंगे उसको। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट सामान्य की ओर यही है कि जो आगमन विधि होती है, जिसका मैथ वगैरह भी यूज होता है, तो आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं और फिर कहते हैं कि इस पे नियम है तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर। अभी आगे आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से मतलब हमने पहले क्या करा, बच्चे को पूरा एक ट्री दिखाया, जैसे ये एक ट्री है, ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे बच्चे को एक एक चीज को पार्ट अलग अलग बताएंगे कि ये फ्लावर है, ये लीफ है, ये फूड है, इसमें ये स्टेम है इसकी। तो ये सब चीज़ हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट्स से डिवाइड कर कर बताना बच्चों को। तो क्या होगा, ये विश्लेषण और फिर संश्लेषण क्या होगा, इन सबको जैसे अब हम क्या करें, संश्लेषण में क्या होता है, इन सबको एक करके क्या बन जाता है, ट्री का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो है चीज़ों को तोड़ना और यहाँ पर क्या है, चीज़ों को इकट्ठा करना। चीज़ों को तोड़कर फिर उसको इकट्ठा करना कौन सी विधि हो गई, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो अब इसकी हम विधियाँ देख लेते हैं, तो जिससे ज़्यादा आप लोग को डिफाइन हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वही मैंने लिखवाया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से वही मैंने लिखवाए हैं। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए शिक्षण विधियाँ, अब इसमें दो तरह की होती हैं, एक तो शिक्षक केंद्रित होती हैं और दूसरी होती हैं छात्र केंद्रित होती हैं। तो शिक्षक केंद्रित कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं हम लोग। व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, समूह शिक्षण विधि है, समीक्षा विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, ठीक है। और इसमें है फिर छात्र केंद्रित में आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है इसमें व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि कौन सी होती है, लेक्चर मेथड। ये सबसे प्राचीन और पुरानी विधि है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है आपके पेपर में, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। व्याख्यान विधि, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की पूरी क्लास होती है और स्टूडेंट सारे बैठे होते हैं और टीचर आके अपने लेक्चर देके चले जाते हैं। तो इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं कि ये कैसी विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें विद्यार्थी कैसे रहते हैं, साइलेंट मोड पे रहते हैं। विद्यार्थी इसमें कुछ नहीं बोलते हैं, खाली कौन बोलेगा, टीचर बोलेंगे, है ना। टीचर ने अपना चैप्टर पढ़ाया और पढ़ा के लेक्चर दिया, उस पर किसी भी टॉपिक पे लेक्चर दिया और चले गए। तो ये कैसी विधि हुई, व्याख्यान विधि। इसमें कोई डिस्कशन तो हो नहीं रहा है, कोई टीचर ना स्टूडेंट से कोई वार्तालाप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, खाली अपने एक जो टॉपिक लेके आए हैं तैयार करके जो भी है, तो उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के जा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं उस पर, फिर जा रहे हैं। तो ये हो गई व्याख्यान विधि। अब देखते हैं दूसरी जो है हमारी प्रदर्शन विधि। इस विधि में क्या होता है, देखिए प्रदर्शन विधि में मतलब यही है कि दिखाना, शो करना। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, चार्ट के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे हम लिख कर सिखा रहे हैं, तो बच्चों को कैसी विधि है, ये प्रदर्शन विधि है। कोई भी हमें चीज़ पढ़ानी है, कोई भी बच्चों को हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले से या पिक्चर ड्रॉ करेंगे। कोई भी हमने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दी तो बच्चों को समझा दिया कि भाई ये पिक्चर इसकी है और इससे रिलेटेड है, तो उसके विषय में हम पूरी जानकारी उसको दे सकते हैं। या हमें कोई चित्र ले आए, जैसे हमें मैथ पढ़ानी है तो हमने मैथ के पूरा क्या करा है, एक टेबल, जैसे हमें टेबल पढ़ानी है तो टेबल के हम पूरे एक चार्ट ले आए, बच्चों को दिखा दिया कि देखो ये पूरा टेबल का चार्ट
से उनको क्या करवाते जाएंगे, रीड करवाते जाएंगे। या हमें कोई और भी चीज़ पढ़ानी है, जैसे मैंने बताया कि ताजमहल के बारे में बताना है, तो हम ताजमहल का एक मॉडल ले आए और बच्चों को समझा दिया कि देखो ये ताजमहल है, ये ऐसा होता है। बच्चों को उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने दे दी हमने। तो यह तो गई हमारी प्रदर्शन विधि। अब नेक्स्ट है इसमें समूह शिक्षण। शिक्षण विधि, ग्रुप टीचिंग। तो ग्रुप टीचिंग क्या होगी, जैसे बच्चों के लिए ग्रुप में 2 या 2 से अधिक टीचर जब बच्चों को ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो कौन सी टीचिंग मानी जाती है, ग्रुप टीचिंग मानी जाती है। ग्रुप शिक्षण, समूह शिक्षण विधि मानी जाती है ना। जैसे पैनल वगैरह हो गया, तो उसमें क्या है, यही डिस्कशन करवाना है, तो उसमें 2-3 टीचर इकट्ठे होते हैं और वो फिर पढ़ाते हैं, मतलब जो भी है वो समझाते हैं। तो ये हो गया ग्रुप समूह शिक्षण विधि। फिर है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि, समीक्षा विधि में क्या होता है, अवलोकन करना अपना। ये है कि जैसे मैंने कितना पढ़ाया, मैंने कैसे पढ़ाया, उसका एनालिसिस करना है ना। तो मैं अपने आप से सवाल करना कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों के समझ में आया या नहीं आया। तो ये कौन सी विधि हो गई, समीक्षा विधि। ठीक है, तो अब है प्रश्नोत्तरी। देखिए अब है लास्ट में ये प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी मतलब क्वेश्चन आयर विधि। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो क्वेश्चन आंसर विधि हो गई ये प्रश्नोत्तरी विधि। तो ये तो गई हमारी शिक्षक केंद्रित। अब देखते हैं हम लोग छात्र केंद्रित। देखिए अब इसमें फर्स्ट है आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। आगमन, देखिए आज जो शब्द है इसी से ध्यान रखेंगे हम लोग, उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, फिर आएगा नियम। तो हम क्या करते हैं, आगमन में देखिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, आगमन और निगमन में। तो आगमन में आ से याद रखेंगे, आ से क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण। पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, फिर नियम बनेगा उस पर। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई, आगमन विधि। और इसी को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसमें वही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर के मतलब यही है कि हम, जैसे हमें भूगोल पढ़ाना है, मैंने बताया आप लोगों को, तो हम क्या करेंगे, पहाड़ों का, नदियों का चित्र दिखाएंगे या उन्हें प्रत्यक्ष दिखाएंगे, और फिर उसकी जो जानकारी है वो हम लोग उसको देंगे, बालक को देंगे। तो ये हो जाएगी कौन सी विधि, आगमन विधि। ये किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। उदाहरण से नियम की ओर, बस इतना याद रखना, उदाहरण से नियम की ओर। और रखेंगे कैसे याद, आ से याद रखेंगे, उदाहरण। ओके, तो अब देखते हैं दूसरी विधि। देखिए अब है ये निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम। अब यहाँ देखो, यहीं से याद रखेंगे, अब नी से याद रखो, नियम, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण, तो कौन सी विधि हो गई, निगमन। और उदाहरण, वो आगमन विधि में क्या था, उदाहरण से नियम। तो जो ये विधि है, ये कैसी विधि मानी जाती है, ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। बहुत, इस विधि से बच्चा बहुत तेजी से सीख सकता है ना, क्योंकि हमने पहले ही उसको नियम दे दिए हैं, फिर वो उदाहरण की ओर चल बनाएगा तो आसानी से कर लेगा। उसमें क्या था, उदाहरण, पहले हमने बच्चे को एक उदाहरण दे दिया, कोई भी एक विधि दिखा दिया, उसे कह दिया अपने आप इस पर नियम, मतलब वो भी जो करना है इस पर बताओ, तो उसे टाइम लगेगा। वो विधि में जो आगमन विधि थी उसमें समय अधिक लगता है, उसका एक दोष ये है, और इसमें समय कम लगता है। उसमें बच्चे देर से सीखते हैं, उसमें बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ये हो गई हमारी दोनों विधियां, आगमन विधि और निगमन विधि। अब देखते हैं हम लोग विश्लेषण विधि। देखिए हम इसमें है थर्ड, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में वही है, एनालिसिस करना। मैंने बताया था आप लोगों को कि टुकड़ों में बांटकर सीखना। जैसे हम कोई भी अगर कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर अगर पढ़ते हैं तो जल्दी आसानी से उसको सीख जाते हैं, है ना। पूरा एक चैप्टर होता है, आप लोग देखिए, पूरा एक चैप्टर होता है, तो चैप्टर में टॉपिक दिए होते हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक दिए होते हैं। ये एक टॉपिक हो गया, ये फिर दूसरा, तो हम एक को 1 बाय 1 क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो हम आसानी से चैप्टर को
तो ये हो गया विश्लेषण विधि। ये किस विधि से रिलेटेड है? आगमन विधि से। ये कौन सी विधि से रिलेटेड है? आगमन विधि से रिलेटेड है। और ये कैसी है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगर पूछा जाए अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होगी, तो अगर ये टॉपिक ये दे दिया जाए इसमें, तो कौन सी होगी? विश्लेषण विधि होगी। फिर है संश्लेषण विधि। बस विश्लेषण विधि में ये याद रखो कि टुकड़ों में बांटकर चीज़ों को सीखना, और संश्लेषण इसी के अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। क्या हो जाएगा? तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा? टुकड़ों को जोड़कर एक करना। जैसे देखिए इसमें तो बांट रहे थे हम, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। और इसमें क्या कर रहे हैं? टुकड़ों को हम पहले से जोड़ रहे हैं और फिर कोई एक चीज बना रहे हैं। जैसे इसमें देखिए आप लोग समझ लीजिए, इसमें क्या था? मैंने बताया था हम लोग को ये ट्री है, तो ट्री के पार्ट्स हम लोग को पहले अलग कर रहे हैं इसको, तब सीख रहे हैं कि ये फ्रूट है, ठीक है, ये लीफ है, ये फ्लावर है। तो हर एक चीज को हम अलग अलग करके पढ़ रहे थे। तो अब क्या कर रहे थे? हम ट्री को पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले ट्री के पार्ट्स पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट्स को हमने पढ़ा तो हम समझ गए क्या बन जाएगा? इससे ट्री बन जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें कुछ ज़्यादा समझने को नहीं है, बस ये इसकी अपोजिट है, ये ध्यान रखिए आप लोग। फिर है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? यांत्रिक तरीकों से हल करना, यानी कि बच्चे को दे दिया जाता है, कोई चीज़ दे दी गई, उससे कहा जाता है कि यांत्रिक चीज़ों से इसको हल करना है। लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप से सीखने वाली प्रक्रिया जो होती है वो इसी विधि में रहती है। प्रयोगशाला में क्या लैब में जाकर बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को करते हैं, और क्या करते हैं? उसको लैब में जाकर प्रैक्टिकल करते हैं। तो यही है प्रयोगशाला विधि। समस्या समाधान विधि। समस्या, कोई बच्चों के सामने एक हमने समस्या दे दी और इसको सॉल्व करना है, तो वो क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सामान्य विधि से अपने तरीके से, जो उन्हें सरल लगता है, सबसे इजी तरीका लगता है, उस विधि का प्रयोग कर और समस्या का समाधान करते हैं। तो ये हो गई समस्या समाधान विधि। बस इनको मोटे मोटे तौर पर समझ लो, इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेटेड आ जाता है। ओके, तो इसके आगे आप जो रह गई वो देख लेते हैं। देखिए अब देखते हैं प्रयोजन विधि। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि तर्क के द्वारा स्वयं समस्या का समाधान करना। बच्चे तर्क करके लॉजिक से, अपने लॉजिक से स्वयं समस्या का समाधान करते हैं। फिर है अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि में क्या होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा, पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं, रिसर्च करने को दे दी जाती है, और किस पर? जो उन्होंने सीखा उसी कोई नए टॉपिक उनको दे दिया जाता है, नए तथ्यों या सिद्धांतों की खोज करना। उनको अपने आप से किसी चीज़ की नवीन आविष्कार करना होता है, उसकी खोज करनी होती है, और उसी कहा जाता है अनुसंधान विधि। फिर है ये देखिए, ये तो हो गई हमारी शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित तथ्य। फिर यह है विचार विमर्श विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये दोनों के लिए होती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान करना, समस्या को सुलझाना। इसमें दोनों की क्रिया हो रही है, दोनों की एक्टिविटी हो रही है ना। टीचर भी इसमें अपने विचार रख रहा है और स्टूडेंट भी रख रहा है। दोनों को अनुभव और ज्ञान मिलाकर फिर इस समस्या का, किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई? विचार विमर्श विधि। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर आप लोगों ने देख लिया, आज ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ही बचा, मेरे ख्याल से एक आध पॉइंट ही बचा हुआ है, जो हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारी यूनिट 2 कल तो ख़त्म हो, सॉरी यूनिट 3 कल तो हमारी फिनिश हो ही जाएगी, और 2 यूनिट और बचेंगे हमारे पास, वो भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे के लेक्चर देखते हैं कि किस पे। कल मैं हिंदी की वीडियो आप लोग को शायद दूँगी, तो अभी तो टाइम भी है हम लोग के पास में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.